Hello students, today we will study unit number 2 AC circuits, in which we are going to derive the two most important equations which are known as equation of alternating quantities, which are written on the board. First one is the alternating quantity, which is known as EMF or potential, which is equals to EM sin omega t, and next is I is equals to IM sin omega t. So I hope you are ready with your pen and paper. So without wasting much time, let us start this video. Okay. So our target is what? To derive the equation of EMF or potential and current. And these two things are known as equation of alternating quantity. So before deriving this equation, you have to understand basically three things. So first we will understand these three things and then we will derive this equation. Then it would be very much easy for you. So first important thing is what? That you should understand the meaning of magnetic flux, which is denoted by phi. Then you have to understand the Faraday's first law. And lastly, you have to understand Lenz law. तो ये तीन चीज अगर आपको समझ में आ गई तो दैट डेरिवेशन इज डैम सिंपल फॉर यू. So we'll start with magnetic flux. Now magnetic flux means what? As for example, I will take one surface like this. ऐसा कुछ surface मैंने ले लिया, ठीक है. अच्छा, now at a far distance I have located one magnet, and from the magnet which thing will come? Magnetic field lines that you know very well. तो ऐसे करके कुछ magnetic field lines आ रही है और that magnetic field lines is coming perpendicular with that surface. perpendicular है ये surface से. तो ऐसी कुछ magnetic field line आ रही है. कहां से? ये मैग्नेट में से, ये सरफेस में से पास हो रही है और मैग्नेटिक फील्ड को मैं बी वेक्टर से रिप्रेजेंट कर दूं, ठीक है. अच्छा, अब मैग्नेटिक फ्लक्स यानी क्या कि ये जो सरफेस है उसमें से कितनी फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर पास हो रही है, तो मैं बोलूंगा कि दो लाइन परपेंडिकुलर पास हो रही है. यानी कि यहां पे मैग्नेटिक फ्लक्स ये सरफेस का कितना हो गया बच्चों? दो हो गया. अगर तीन लाइन पास होती परपेंडिकुलर ये सरफेस से तो इसका मैग्नेटिक फ्लक्स कितना हो जाता? तीन हो जाता. पांच लाइन पास होती तो पांच हो जाता. यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स मींस व्हाट? दैट इट इज नथिंग बट नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस व्हिच आर पासिंग परपेंडिकुलर थ्रू द सरफेस, दैट इज नोन एज मैग्नेटिक फ्लक्स. यानी कि कोई सरफेस में से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन परपेंडिकुलर पास हो रही है उसको हम बोल देंगे मैग्नेटिक फ्लक्स. अच्छा, अभी जो बच्चों मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है, ये मैग्नेटिक फ्लक्स दैट डिपेंड्स ऑन टू क्वांटिटी. एक तो ये डिपेंड करता है मैग्नेटिक फील्ड पे और एक डिपेंड करता है ये मैग्नेटिक फ्लक्स एरिया पे, ठीक है. अच्छा, कैसे डिपेंड करता है दैट वी विल सी. सपोजिंग इफ आई विल इंक्रीज दी मैग्नेटिक फील्ड, अगर मैंने मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा दी तो क्या होएगा कि बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेगी, यानी नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ जाएगी. यानी कि यहां पे 3 एक्स्ट्रा लाइन हो गई. तो अगर 3 एक्स्ट्रा लाइन यानी अब 5 लाइन पास हो रही है, यानी फ्लक्स क्या कर रहा है? बढ़ रहा है. यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन इफ आई विल इंक्रीज देन फ्लक्स विल आल्सो इंक्रीज. व्हाई? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ रही है ये एरिया में से पास होते हुए, ठीक है. अच्छा, ये तो समझ में आ गया. और ये एरिया जो है इससे कैसे डिपेंड करता है वो देख लेते हैं. अगर मैंने ये एरिया इंक्रीज कर दिया, सपोज ये एरिया मैंने ऐसे करके कुछ बढ़ा दिया, ऐसे करके बढ़ा दिया, तो आप देख सकते हो क्या कि पहले 5-6 लाइन पास होती थी, अब नंबर ऑफ लाइंस बढ़ गई है, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ गया है. यानी एरिया बढ़ाने पे मैग्नेटिक फ्लक्स भी बढ़ेगा. सो मैग्नेटिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया. अब दोनों को कंबाइन करेंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स का हम इक्वेशन लिख सकते हैं. क्या लिख सकते हैं कि बी डॉट ए, ठीक है. अब ये डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट को आप कैसे रिमूव करते थे? फाई इज इक्वल्स टू, आपको मालूम है, बी ए कॉस थीटा से. अगर क्रॉस प्रोडक्ट आता बी क्रॉस ए तो बी ए साइन थीटा आप करते थे, अगर आपको याद हो तो, ठीक है. तो ये एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन हमको मिल गया. किसका? मैग्नेटिक फ्लक्स का, जिसे हम यहां पे लिख देते हैं फाई इज इक्वल्स टू व्हाट? बी ए कॉस थीटा. तो ये इक्वेशन याद रखना डेरिवेशन के लिए, ठीक है. अच्छा, ये समझ लिए. अब हम फैराडेज लॉ समझेंगे. फर्स्ट लॉ, फैराडेज लॉ समझने से पहले एक एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं. जैसे कि यहां पे एक कॉइल है, ठीक है, वायर है कोई, और इसको हमने गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट करके रखा है. गैल्वेनोमीटर क्या होता है बच्चों? दैट इट विल इंडिकेट दैट प्रेजेंस ऑफ करंट प्रेजेंट इन दी कॉइल. कॉइल के अंदर करंट है या नहीं उसकी सिर्फ प्रेजेंस बताएगा. अगर नहीं है तो यहां पे ये
पॉइंटर है वो नल पोजीशन शो करेगा, और अगर करंट है तो डिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, अच्छा अब यहां पे आई विल प्लेस वन बार मैग्नेट, नॉर्थ पोल और साउथ पोल वाला एक मैग्नेट आई विल प्लेस। अब मैग्नेट में से क्या निकलेगा, आपको मालूम है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे करके कुछ निकलेगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे करके। ठीक है, अच्छा अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो निकल रही है, यहां पे कुछ फ्लक्स भी ये कॉइल के साथ लिंक कर रहा है, लेकिन करंट अभी भी फ्लो हो नहीं रहा। तो फैराडे ने क्या बोला कि मैग्नेटिक जो आपका ये जो फ्लक्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स है जो के कॉइल के साथ लिंक करा हुआ है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन समय के साथ ये फ्लक्स अगर बदलता है तो ही इसमें करंट फ्लो होगा। यानी कि अगर आप ये बार मैग्नेट को मूव करना शुरू कर दे, अगर मूव करना शुरू करेंगे तो आप क्या बोल सकोगे कि जो भी मैग्नेटिक फ्लक्स है जो कि ये कॉइल के साथ लिंक है वो समय के साथ बदल रहा है। यानी मैं लिख सकता हूं d5 मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, किसके साथ, समय के साथ ये चेंज हो रहा है। अगर ये समय के साथ चेंज हो रहा है फ्लक्स, तभी इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। इंड्यूस्ड ईएमएफ को ई से हम डिनोट करते हैं, और अगर इंड्यूस्ड ईएमएफ आया तो करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। करंट कब फ्लो होता है, जब पोटेंशियल डिफरेंस होता है, कुछ ईएमएफ होता है तब। तो जो भी करंट इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होता है वो किसकी वजह से होता है, फ्लक्स के समय के साथ चेंज होने के कारण। तो कितना इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, d5/dt जितना। तो फैराडे ने क्या बोला कि रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूसेस इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो ये इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना पड़ेगा। अच्छा, तो फैराडे ने तो क्या बता दिया, फैराडे ने बता दिया मैग्नीट्यूड किसका, इंड्यूस्ड ईएमएफ का बोल लो या पोटेंशियल का बोल दो। ठीक है, अच्छा अब लेंस ने क्या बताया, लेंस ने बताया इसका डायरेक्शन। अब ये जो डायरेक्शन है, लेंस ने बोला ठीक है मैग्नीट्यूड जो है इंड्यूस्ड ईएमएफ का d5/dt के बराबर है, लेकिन इसका डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट रहेगा, यानी यहां पे एक नेगेटिव साइन आपको रखनी पड़ेगी। ठीक है, अच्छा कैसे नेगेटिव साइन, वो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। इंडक्टर में क्या था, इंडक्टर में अगर याद हो तो ऐसे करके कुछ इंडक्टर हमने बनाया था। ठीक है, और यहां से अगर हम करंट पास करें, कौन सा, ग्रोइंग करंट, इंक्रीज हुआ करंट अगर पास करे तो क्या होगा, ये इंडक्टर क्या करेगा, उसका ऑपोज करेगा, तो एक इंड्यूस्ड करंट बना देगा। उसके लिए यहां पे इंडक्टर क्या बनाता था, एक इंड्यूस्ड ईएमएफ बनाता था, तो उसको हम ई बोलते थे या वी बोलते थे। तो ये इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन इसके ऑपोजिट है, यानी हमें नेगेटिव साइन लिखना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा तो ये दूसरा इंपॉर्टेंट इक्वेशन आ गया, E इज इक्वल्स टू माइनस d5/dt। बस ये दो इक्वेशन के बेस पे पूरा डेरिवेशन खत्म हो जाएगा। ठीक है, अच्छा तो अब हम इक्वेशन का डेरिवेशन शुरू कर देते हैं। तो स्टार्ट कहां से करें, स्टार्ट हम फैराडेज लॉ और लेंस लॉ से स्टार्ट करेंगे। कैसे करेंगे देख लेते हैं बोर्ड पे, ये रब कर देता हूं। अच्छा तो फर्स्ट हम ये वाला लगाते हैं, लेंस लॉ, E इज इक्वल्स टू माइनस d5/dt। ठीक है, अच्छा E इज इक्वल्स टू माइनस d/dt। अच्छा फाई का वैल्यू कितना बोला था, BA cos थीटा, तो यहां पे लिख दो BA cos थीटा के बराबर। अच्छा अब यहां पे B जो है मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट रखी है, एरिया भी कांस्टेंट है, तो इसको बाहर ले आओ, तो माइनस BA। अब डिफरेंशिएशन किसका होगा, d/dt ऑफ cos थीटा का डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, अच्छा दूसरी बात बताना चाहता हूं, ये थीटा जो है बच्चों, थीटा, इसको क्या मैं ओमेगा टी के बराबर लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। क्यों, थीटा क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और उसका यूनिट क्या आता है, रेडियन। और ये ओमेगा क्या है, ओमेगा है एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर लीनियर होती तो मीटर पर सेकंड, एंगुलर यानी रेडियन पर सेकंड, मल्टीप्लाई विथ टाइम यानी सेकंड, सेकंड से सेकंड कैंसिल, तो रेडियन बराबर रेडियन, यानी थीटा की वैल्यू हम ओमेगा टी से रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहां पे मैं लिख लूंगा E बराबर माइनस BA d/dt ऑफ, क्या लिख ले, थीटा की जगह cos ओमेगा टी। यहां तक समझ में आ गया। अच्छा सो E इज इक्वल्स टू माइनस BA। अब cos ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन करना है, तो cos का डिफरेंशिएशन आपको मालूम है साइन होता है, तो साइन ओमेगा टी हो गया। अच्छा मल्टीप्लाई विथ इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो ये जो ओमेगा है वो तो कांस्टेंट है, एंगुलर वेलोसिटी, तो ओमेगा तो एज इट इज रहेगा और टी का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, तो बाहर कितना निकलेगा ओमेगा।
अच्छा, तो ये इक्वेशन को रीअरेंज कर दे, माइनस बी ए ओमेगा, माइनस बाहर आया यानी प्लस हो गया, तो मैं यहाँ पे प्लस साइन कुछ नहीं लिखता, प्लस साइन हो गया, बी ए ओमेगा क्या हो गया बच्चों, साइन ओमेगा टी। ठीक, अच्छा, बाद में E इज इक्वल टू, अब ये जो क्वांटिटी है बच्चों बी ए ओमेगा, तो यहां पे मैं लिख लेता हूं बी ए ओमेगा, इसको हम बोलते हैं मैक्सिमम पोटेंशियल, ई एम से डिनोट करते हैं, तो ये हो गया हमारा ई एम साइन ओमेगा टी। तो यही हमें चाहिए था एक्सप्रेशन, अल्टरनेटिंग क्वांटिटी पोटेंशियल क्या था, E इज इक्वल टू ई एम साइन ओमेगा टी। यानी कि यहां पे जो पोटेंशियल है बच्चों वो समय के साथ चेंज हो रहा है, और ये साइन जो है, ये साइन क्या दिखाता है, साइनोसोडियल का वो दिखाता है, ऐसे करके ऐसे। अगर मेरे को इक्वेशन लिखना हो तो ये E लिख लू, और यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू यानी ई एम आ जाएगा, यहाँ पे ये मिनिमम यानी माइनस ई एम आ जाएगा, यहाँ पे ये जीरो, ये पूरा ई एम, और ये इसका इक्वेशन में लिख लेता हूं E इज इक्वल टू ई एम साइन ओमेगा टी। ठीक है, लेकिन इस चैप्टर के अंदर हम ये थोड़ा नोटेशन चेंज कर देंगे, हम कौन सा नोटेशन यूज करेंगे वो याद रखना, E यानी पोटेंशियल या ईएमएफ, तो इसको V से रिप्रेजेंट करेंगे, मैक्सिमम पोटेंशियल साइन ओमेगा टी। तो ये इक्वेशन आपको बच्चों याद रखना है ये चैप्टर के अंत तक। अब जब भी हम पोटेंशियल की बात करेंगे तो हम बोल देंगे V इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, इन विच वी एम इंडिकेट्स मैक्सिमम पोटेंशियल। ठीक है, टी यानी टाइम। ओके, अब एक इक्वेशन तो वी हैव डिराइव्ड, अब करंट का इक्वेशन भी डिराइव कर लेते हैं। तो करंट के इक्वेशन में हम क्या कर सकते हैं, हमें मालूम है करंट का इक्वेशन, ओम्स लॉ पढ़ा है आप, V इज इक्वल टू आई आर है ओम्स लॉ, हमको करंट का इक्वेशन चाहिए तो I इज इक्वल टू V बाय आर कर सकते हैं। हमें क्या चाहिए, ये यहाँ पे मैक्सिमम करंट चाहिए, तो देखते हैं कैसे मैक्सिमम करंट। तो पहले तो मैं लिख लू I इज इक्वल टू V बाय M, तो V की जगह हम क्या लिख सकते हैं, V की जगह अभी मैंने लिखा इस पे से, ये V आप इज इक्वल टू V भी कर सकते हो, इसको EM लिख लो, VM लिख लो, दोनों एक ही बात है, मैं VM लिख लूंगा। तो E इज इक्वल टू V बाय सॉरी I इज इक्वल टू V बाय R, तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, VM साइन ओमेगा टी डिवाइडेड बाय R। अच्छा, अब हमें Vm बाई आर पता है, यानी Vm बाई आर यानी मैक्सिमम पोटेंशियल है, तो यहाँ पे मैक्सिमम करंट आएगा, तो मैं लिख लूंगा I इज इक्वल टू Vm बाई आर बराबर क्या, आई एम साइन, यहां से अच्छे से थोड़ा लिख लो, सफिक्स में है आई एम साइन ओमेगा टी। तो ये हमारा आ गया दूसरा अल्टरनेटिंग क्वांटिटी करंट का इक्वेशन, विच इज आई एम साइन ओमेगा टी। अब ये जो बच्चों करंट है ये भी समय के साथ चेंज हो रहा है, साइनोसोडियल है, तो इसका भी अगर ग्राफ बनाए करंट वर्सेस टाइम का, तो ये इस तरीके से कुछ चेंज हो रहा है। और ये कव का अगर इक्वेशन में लिखूं तो लिख सकता हूं आई इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी। ये जो वैल्यू है बच्चों, ये कौन सी वैल्यू बताती है, मैक्सिमम वैल्यू, ये वाली मिनिमम वैल्यू, ठीक है, और ये जीरो वैल्यू। तो ये दोनों इक्वेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने अपकमिंग वीडियो लेक्चर्स के लिए। तो याद रखना V इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी है, और I इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी करंट के लिए ये इक्वेशन होगा। तो यहां पे ही करते हैं वीडियो को समाप्त। सो टिल देन रीड हार्ड, वर्क हार्ड, थैंक यू वेरी मच।